मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म। हम 1 से लेकर के 150 यानी कि 150 लिटरेरी टर्म डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ में। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा करके उनको देख लीजिएगा। आज हम लोग 151 से लेकर के 165 यानी कि 165 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको इनका पीडीएफ या किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो 150 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमारी कहानी होगी कहां से 151। तो चलो हम लोग चालू करते हैं यार। 151 ये आ गया है 151। देखिएगा, हाउ मैनी लाइन्स कितनी लाइनें ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर की डज आ स्पेंसेरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ। बड़े ध्यान से पढ़ना, देखने में आपको सरल लग रहा होगा लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। उन्होंने कहा कि स्पेंसेरियन में हाउ मैनी लाइन्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर, आइम्बिक पेंटामीटर की कितनी पंक्तियां होती हैं। तो आइम्बिक पेंटामीटर की कितनी पंक्तियां होती हैं? 8। कौन सी? सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यहां पे सही कर लो, सी ऑप्शन। कौन सा? 8 पंक्तियां होती हैं। नमी जो पंक्ति होती है वो आइम्बिक हेक्सामीटर में होती है, जिसको हम एलेक्जेंड्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एलेक्जेंड्राइन। ध्यान बनाए रखना। तो देखो, स्पेंसेरियन स्टेंजा एक वर्स फॉर्म है जिसमें जो है 8 आइम्बिक पेंटामीटर लाइन्स होती हैं, फॉलोड बाय आ 9th लाइन जो होती है वो आइम्बिक हेक्सामीटर में होती है या ट्रैम्बिक फीट, या इसी के हम एक दूसरे शब्दों में बोलते हैं एलेक्जेंड्राइन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एलेक्जेंड्राइन। ध्यान रखना। तो फॉलोड बाय अ 9th लाइन, ध्यान बनाए रखना, आइम्बिक फीट में होती है, ये आइम्बिक होगा। आइम्बिक फीट 6 आइम्बिक फीट होते हैं जिनको हेक्सामीटर कहते हैं, या इसको आप एलेक्जेंड्राइन भी बोल सकते हो। तो सबसे अच्छी चीज ये है, 9th लाइन को हम क्या कहते हैं? एलेक्जेंड्राइन कहते हैं। और इसकी राइम स्कीम विशेष ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है उसकी राइमिंग स्कीम होती है, पहले ए बी, फिर दोस्तों ए बी, इसके बाद बी सी, 4 लाइनें हो गई, फिर से बी सी और इसके बाद फिर बी सी, 8 लाइनें हो गई, और लास्ट में ये सी क्या होगा? रिपीट होगा, और यही सी वाला एलेक्जेंड्राइन कहलाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो हमारा। उन्होंने कहा 152 नंबर पे देखिए, बोला है व्हाट इज सोनेट। सोनेट क्या होता है? तो सोनेट देखो एक प्रकार की क्या है? लिरिक पोइम है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल स्टेंजा ऑफ 14 आइम्बिक पेंटामीटर लाइन्स लिंक्ड बाय एन इंट्रीगेट राइमिंग स्कीम। तो उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन सोनेट कैन बी डिफाइंड एज द ऑप्शन। ये क्या है? एक लिरिक पोइम है, ध्यान बनाए रखना, लिरिक पोइम है ऑफ अ सिंगल स्टेंजा ऑफ 14 आइम्बिक पेंटामीटर, यानी कि इसमें 14 लाइंस होती हैं। ठीक है, और लाइंस लिंक्ड ऑफ द इंट्रीगेट राइमिंग स्कीम, और दिस पोइम ऑरिजिनेटेड इन इटली। इस पोइम का ऑरिजिनेशन कहाँ हुआ? सोनेट जो है वो कहाँ ऑरिजिनेट हुआ? इटली में। और इसको और इंग्लैंड में इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? सर थॉमस बट को एंड हेनरी हॉवर्ड को। हेनरी हॉवर्ड जो कि ऑल ऑफ सर्रे थे, और इंग्लैंड में ये कब आया? 16th सेंचुरी में। तो सारी चीजें आपको सोनेट के बारे में पता लग गई। अगला पूछा गया हीरोइक कपलेट वाज इंट्रोड्यूस इन विच पोइम। इनमें से कौन सी पोइम में हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया गया? तो द कैंटरबरी टेल्स में। किसमें? द कैंटरबरी टेल्स, जो कि किसकी है? जोफ्रे चौसर के द्वारा लिखी गई है। इसी में हीरोइक कपलेट को क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। यहां से पढ़िए, हीरोइक कपलेट वाज इंट्रोड्यूस बाय इंग्लिश पोइट, एक थे जोफ्रे चौसर, उनके द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि हीरोइक कपलेट को जो है इंट्रोड्यूस किसने किया, तो आप तुरंत कहोगे जोफ्रे चौसर के द्वारा। और किस में? इन हिज मास्टरपीस वर्क, इनका एक मास्टर वर्क था जिसका नाम था कैंटरबरी टेल्स में, और ये 14th सेंचुरी के आसपास इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लगभग मान करके चलिएगा 1387 से 1400 के बीच में। हीरोइक कपलेट क्या होता है आप ध्यान रखना। अच्छा, कपलेट का मतलब ही होता है दोहा। कपलेट का मतलब ही होता है दोहा। दोहा में तुमने देखा होगा सिर्फ 2 पंक्तियां होती हैं। हीरोइक कपलेट इज अ पेयर ऑफ राइमिंग
आइम्बिक पेंटामीटर जिसमें राइमिंग हो, आइम्बिक पेंटामीटर की डेड अप इन फंक्शन एज अ सेपरेट रिटोरिकल एंड मेट्रिकल यूनिट अराउंड द मिड ओके 17th सेंचुरी। अगर हम मिड 17th सेंचुरी की बात करते हैं तो द हीरोइक कपलेट बिकेम द स्टैंडर्ड मीटर इन प्ले। और हीरोइक कपलेट जो है वो एक स्टैंडर्ड मीटर बन चुका था नाटकों में। जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप ने परफेक्ट किया। अब आगे अगर हम 16th सेंचुरी के बाद 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी की बात करें तो इसमें दो राइटर थे, एक अलेक्जेंडर पोप और दूसरी ड्राइडन। इन्होंने इस फॉर्म को क्या करा, हीरोइक कपलेट को और ज्यादा परफेक्टेड किया। अगला 154 नंबर पे देखो, 154 क्या कहता है कि द प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ नरेटिव पोइट्री नोन एज, क्या कहा गया, बहुत सरल तरीके से प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ नरेटिव, प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ तो जो कथात्मक काव्य के प्रमुख और औपचारिक प्रकार के रूप में जाना जाता है, प्रिंसिपल और फॉर्मल टाइप ऑफ नरेटिव पोएट्री इज नोन एज, क्या जानी जाती है, तो इसको आप एपिक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एपिक कहते हैं। तो प्रिंसिपल एंड फॉर्मल टाइप ऑफ नरेटिव पोएट्री इज नोन एज एपिक। विशेष ध्यान रखना, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ नरेटिव पोइम्स, यहाँ पर 3 प्रकार की डिफरेंट टाइप ऑफ नरेटिव पोइम्स होती हैं, जिसमें एपिक होती हैं, बैलड होती हैं, ठीक है, और आर्थरियन रोमांस। एपिक आर द स्टोरीज अबाउट द हिस्टोरिकल एपिक, जो एपिक्स होते हैं हमारे जो महाकाव्य होते हैं, आर स्टोरीज कहानियां होती हैं दोस्तों अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स। कोई भी हमारी ऐतिहासिक घटना हमारे देश में घटित हुई हो उस पर आधारित हो सकती है, या कल्चरल मैथोलॉजी पर आधारित हो सकती है। रिटन इन आ ग्रांडियोस स्टाइल, जिसको ग्रैंड स्टाइल में यानी कि एक शानदार शैली में लिखा जाता है। होमर एंड अदर एंसेंट ग्रीक पोइट, होमर और अन्य जो हैं ग्रीक पोइट रोट एपिक पोइम्स। ये होमर और साथ ही साथ अन्य जो प्राचीन कवि थे, ग्रीक पोइट थे, वो एपिक पोइम्स को लिखा करते थे। बर मीन टू बी अ हार्ड रादर देन रीड। तो नरेटिव पोइम इज अ टाइप ऑफ पोइम विच टेल्स अ स्टोरी, इट यूजेस द पोएटिक टेक्निक और क्रिएटिव नरेटिव। तो ये नोट पॉइंट जरूर ध्यान रखना, नरेटिव पोइम के बारे में। इज अ टाइप ऑफ पोइम विच टेल्स अ स्टोरी, जिसमें कहानी कही जाती है, और इट यूजिंग पोएटिक टेक्निक टू क्रिएट अ नरेटिव, जिसमें एक पोएटिक टेक्निक का यूज किया जाता है, किसको, नरेटिव को क्रिएट करने के लिए। 155 नंबर की अगर हम बात करें तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अगर हम अरिस्टोटल के अनुसार बात करें, अगर हम दोस्तों अरिस्टोटल के अनुसार यहां पर बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि इनमें से कौन सी एसेंशियल एलिमेंट नहीं है ट्रेजेडी का, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार। तो कौन सा नहीं है, ओरेकल भैया नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, ओरेकल। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के अनुसार जो है, अरस्तु के अनुसार, ओरेकल इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का एक आवश्यक तत्व नहीं है, एक आवश्यक एलिमेंट यानी कि महत्वपूर्ण विशेषताओं में से ओरेकल जो है वो एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। इसके कुछ 6 मेजर कंपोनेंट होते हैं ट्रेजेडी के, जो कि ये 6 जो मेजर कंपोनेंट बताए गए थे, घटक बताए गए थे अरिस्टोटल के द्वारा, उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला प्लॉट, ठीक है, प्लॉट को तो इन्होंने सोल ऑफ ट्रेजेडी बोला है, यानी कि ट्रेजेडी की किसी भी ट्रेजेडी की आत्मा क्या होती है, तो वो प्लॉट होती है। इसके बाद कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टेकल, जिसको हम सीनिक इफेक्ट भी बोलते हैं। अरिस्टोटल ने तो ये 5-6 तरीके ध्यान बनाए रखना, ये ट्रेजेडी के मुख्य कंपोनेंट बताए गए, किसके द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा, ठीक है। इसमें अरिस्टोटल ने डिफाइन किया था प्लॉट को क्या कह करके, दी सोल ऑफ ट्रेजेडी, सोल ऑफ ट्रेजेडी। अगला अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग गिवन क्रेडिट टू द इन्वेंशन ऑफ सोनेट। देखो सोनेट का इन्वेंशन करने के लिए क्रेडिट किसको दिया जाता है, इनमें से किसे सोनेट का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। जिकोमा द लैटिनी, जिकोमो द लेंटिनी को, ठीक है, या एम्परर फ्रेडरिक सेकेंड को, दांते एलिगेरी को, या एम्परर फ्रेडरिक फर्स्ट, या पेटार्कन को। तो ये 4-5 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो ध्यान बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जिसमें से जो
इटालियन पोइट थे, ओके, जिकोमा दी लैंटिनी, उनको क्रेडिट दिया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। आ सोनेट इज आ 14 लाइन पोइम। सबसे पहले ये समझ लो कि भैया ये सोनेट क्या होता है। तो सोनेट हम किसे कहते हैं? 14 लाइनों की पंक्तियों को, 14th लाइन की पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। ठीक है, 14th लाइन पोइम क्या कहलाती है? सोनेट विद आ फिक्स्ड राइम स्कीम, जिसमें एक निश्चित राइम स्कीम होती है। अफिन सोनेट यूज्ड आयम्बिक पेंटामीटर, ज्यादातर सोनेट्स में आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 5 सेट होते हैं। पेंटा का मतलब वैसे ही 5 होता है, जिसमें एक अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाई अ स्ट्रेस सिलेबल, जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा, इसके बाद एक क्या आएगा? स्ट्रेस सिलेबल आएगा। आर 10 सिलेबल इन अ लाइन, या आप कह सकते हैं एक लाइन में टोटल कितने सिलेबल होंगे? 3 सिलेबल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड की जो सबसे छोटी यूनिट हो उसको हम क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। सोनेट वर इन्वेंटेड बाय द इटालियन पोइट, और सोनेट का आविष्कार किया गया किसके द्वारा? एक इटालियन इटली के पोइट थे जिनका नाम था जिकोमो द लैंटिनी, और ड्यूरिंग ओके 1200, दैट मीन्स 1200 शताब्दी के आसपास जो है, सेंचुरी के आसपास, इसको जिकोमो द लैंटिनी के द्वारा इसको क्या किया गया है भैया? इन्वेंट किया गया है। और द वर्ड सोनेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ओल्ड ओसिटन फ्रेज सोनेट टाइटल सॉन्ग। सोनेटो होता है, सोनेटो, सोनेटो जिसका मीनिंग होता है लिटिल सॉन्ग, वहां से इसको ड्राइव किया गया है। चलो नेक्स्ट देखो, एक सोनेट, नेक्स्ट हमारे सामने एक क्वेश्चन है 157 पे। सोनेट आर यूजली रिटन इन, सोनेट को ज्यादातर यूजली रिटन इन लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता है भैया? सोनेट को लिखा जाता है किसमें? आयम्बिक पेंटामीटर में, ट्रेटामीटर में। तो सोनेट ज्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। सोनेट इज अ 14 लाइन पोइम, ये अभी अभी बताया, जिसकी एक फिक्स्ड राइम स्कीम होती है। अप इन सोनेट यूज इन आयम्बिक पेंटामीटर, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, जिसमें 5 सेट होते हैं। 5 सेट ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस, इसमें टोटल 5 सेट बनाए जाते हैं, जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होता है, इसके बाद स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड होता है, फिर स्ट्रेस्ड होता है, और इस तरीके से आप कह सकते हो कि एक लाइन में टोटल कितने 10 सिलेबल होंगे। चलो नेक्स्ट 158 पर अगर हम बात करें, इन एंसेंट ग्रीक, अगर एंसेंट ग्रीक की बात करते हैं तो लिरिक पोइट्री वाज आल्सो नोन एज, जो लिरिक पोइट्री है वो आल्सो नोन एज जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है भैया? 158 पे देखिएगा, जो लिरिक पोइट्री प्राचीन ग्रीस में, प्राचीन यूनान में, प्राचीन एंसेंट ग्रीस का मतलब होता है प्राचीन यूनान में, जो लिरिक पोइट्री वाज आल्सो नोन एज, लिरिक पोइट्री को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? किस नाम से? तो ध्यान बनाए रखना, यानी कि किस नाम से? मेलिक, 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 मेलिक कविता के नाम से जाना जाता है। मेलिक पोइट्री, डी डी मेलिक पोइट्री दोस्तों, किस नाम से? मेलिक पोइट्री, यानी कि डी। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको पढ़ने को मिल रहा है कि एंसेंट ग्रीक में लिरिक पोइट्री इज आल्सो नोन एज मेलिक पोइट्री, यानी कि लिरिक पोइट्री को हम मेलिक पोइट्री भी बोलते हैं। एंसेंट ग्रीक एंड अर्ली डिस्टिंक्शन वाज मेड बिटवीन द पोइट्री चैंटेड अ कोर ऑफ सिंगर्स। कोर ऑफ सिंगर्स का मतलब होता है गाने वालों का समूह, ठीक है। कोरल लिरिक भी बोल सकते हो आप, एंड द सॉन्ग दैट एक्सप्रेस, और एक ऐसा सॉन्ग जो एक्सप्रेस करता है द सेंटिमेंट्स ऑफ अ सिंगल पोइट, यानी कि किसी भी सिंगल पोइट के सेंटिमेंट्स को क्या किया गया हो? एक्सप्रेस किया गया हो। मतलब ये हुआ दोस्तों, यहां पर बहुत ही सीधी सी बात बता दी गई है। कौन सा है? 158 है भैया। 158 में उन्होंने सीधी सीधी बात बता दी है कि गायकों के समूह, जिसे कोरल लिरिक के द्वारा गाई जाने वाली कविता और एकल कवि की भावनाओं को व्यक्त करने वाले गीत के बीच एक प्रारंभिक अंतर किया गया है इसमें। इसके बाद पायरिक मीटर का एक फेरिक या पैरिक मीटर इन्वॉल्व, पैरिक मीटर इन्वॉल्व होता है। तो ये किस में इन्वॉल्व होता है आपको बताना है। तो पैरिक मीटर की अगर हम बात करें तो इसमें 2 अनस्ट्रेस लेवल ही पाए जाते हैं सिर्फ। ध्यान रखना, जब भी पैरिक मीटर की बात हो तो आप सीधे सीधे कह दो कि 2 अनस्ट्रेस लेवल ही पाए जाएंगे, 2 अनस्ट्रेस्ड लेवल ही पाए जाएंगे।
तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। उन्होंने क्या कहा, पेरिक मीटर में अ मेटेरिकल मेट्रिकल यूनिट कंसिस्टिंग टू अनस्ट्रेस सिलेबल, सिर्फ टू अनस्ट्रेस सिलेबल, ध्यान रखना, असेंटेड सिलेबिस वर्स और टू शॉर्ट सिलेबल कह सकते हो। ठीक है, क्वालिटेटिव मीटर फेरिक इज अ कंप्लीट अपोजिट ऑफ स्पॉन्डिक, ये स्पॉन्डिक का क्या होता है, कंप्लीट जो है अपोजिट होता है, ध्यान बनाए रखना, आर बोथ सिलेबल आर अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, तो स्पॉन्डी का उल्टा क्या होता है, पेरिक होता है, स्पॉन्डी का उल्टा क्या होता है, पेरिक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट 160 की अगर हम बात करें, 160 पर ध्यान दीजिएगा कि व्हाट डज द टर्म कोकोफोनी, अगर हम कोकोफोनी की बात करते हैं तो इसमें कौन सा वर्ड, कोकोफोनी में कौन सा वर्ड जो है वो कोकोफोनी, देखो एक कोकोफोनी ऐसा शब्द होता है जो सुनने में अच्छा ना लगे। कोकोफोनी क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है दोस्तों जो सुनने में अच्छा ना लगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर प्लीजेंट म्यूजिकल है तो वैसे ही नहीं होगा, सुनने में पावरफुल स्ट्रॉन्ग भी नहीं, हार्श एंड रफ, ऐसे शब्द जो हार्श हो, रफ हो, कठोर हो, ठीक है, ऐसे शब्द हमारे कोकोफोनी कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। कोकोफोनी मीन्स समझो, ओके, लैंग्वेज विच प्रिबल परसीव्ड एज हार्श, रफ एंड अनम्यूजिकल साउंड, जो कानों को सुनने में अच्छा ना लगे। 161 पे राइम रॉयल इज यूज्ड, देखो राइम रॉयल क्या है, राइम रॉयल क्या है, इसमें यूज किया गया, किस में यूज किया गया आपका, तो कैंटरबरी टेल्स में राइम रॉयल का यूज किया गया है। कैंटरबरी टेल्स में राइम रॉयल होता क्या है, ऐसी पोएम जिसमें 7 लाइन्स का स्टेंजा हो, 7 लाइन्स का स्टेंजा हो। ठीक है, 7 लाइन्स का स्टेंजा हो, राइम रॉयल। चलो एक बार पढ़ के देखो इसको, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका मैं देता हूं, आपको समझिएगा और पढ़िएगा। क्या लिखा है, कैंटरबरी टेल्स इज अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज। पहली चीज तो ये समझिएगा, कैंटरबरी टेल्स को जोफ्रे चौसर के द्वारा लिखा गया है और ये लगभग 1387 से लेकर के 1400 के बीच में इसको मान लीजिए लिखा गया है। टोटल इसमें 24 स्टोरीज होती हैं, 24 स्टोरीज होती हैं दोस्तों, और इसके बाद में रन्स ओवर और 17,000 लाइनें होती हैं। किसके द्वारा लिखा गया, जोफ्री चौसर के द्वारा 1387 से लेकर के 1400 के बीच में लिखा गया है, और इट वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ राइम रॉयल की फॉर्म में इसको लिखा गया। सिलेबल राइम रॉयल यानी कि स्टेंजा ऑफ 7 लाइन्स, कितनी होती हैं, स्टेंजा ऑफ 7 लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, और इसकी राइमिंग स्कीम विशेष ध्यान रखो। जो 7 लाइन्स होती हैं वो क्या होती हैं, ए बी और फिर बी सी और लास्ट में बी सी, तो ये इसकी क्या होती है, राइमिंग स्कीम होती है। ठीक है, इसके बाद पॉपुलराइज्ड बाय जोफ्री चौसर, इसको पॉपुलराइज किसके द्वारा किया गया, जोफ्री चौसर के द्वारा, टर्म्ड रॉयल बिकॉज ऑफ इमिटेटर जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, इसीलिए क्योंकि वो सब रॉयल लोग थे, राजा लोग थे, और उनके यहाँ जो कविता होती थी वो राइम रॉयल कहलाई जाने लगी, राइम रॉयल। ठीक है, एम्प्लॉयड इन हिज ओन वर्स, जब ये जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड थे, जब ये अपनी कविताओं में इस मीटर का यूज करते थे, ठीक है, इस तरीके की कविताओं को लिखने का प्रयोग करते थे, इसीलिए उनके नाम से ही इसका राइम रॉयल, राजाओं के द्वारा यूज की जाने वाली। ठीक है, व्हाट डज द टर्म परसोडी सिग्निफाई किसको करता है, यहाँ पे 162 नंबर पे अगर हम बात करें तो देखिएगा परसोडी शब्द का क्या अर्थ है, किसको सिग्निफाई करता है। तो अगर हम परसोडी वर्ड की बात करते हैं तो ये किसको सिग्निफाई करेगा भाई, इसका अर्थ क्या है, तो देखो परसोडी का मतलब अगर हम बताएं तो इसका मीनिंग क्या होगा, डी अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन, इसका मतलब ये होता है किसी भी वर्सिफिकेशन का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना। वर्सिफिकेशन क्या होता है, छंद होता है, छंद, किसी भी छंद का सिस्टेमेटिक स्टडी ही क्या कहलाता है, हमारा परसोडी कहलाता है। किसी भी छंद का सिस्टेमेटिक स्टडी यानी कि अध्ययन ही क्या कहलाता है, परसोडी कहलाता है। द टर्म परसोडी सिग्निफाई करता है सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन, किसी छंद का सिस्टेमेटिक तरीके से अध्ययन करना ही परसोडी। ठीक है, वर्सिफिकेशन, वर्ड परसोडी कम्स
फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसोडिया, परसोडिया से ये आया है, मीनिंग एंसेंट ऑफ सिलेबल, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ एंड द यूज ऑफ मीटर, राइम एंड अदर टाइप ऑफ एंसेंट एंड साउंड्स इन पोएट्री एज वेल एज प्रोज। 163 पर अगर हम बात करें तो द टर्म डिक्शन, एक शब्द पूछ लिया गया है दोस्तों यहाँ पे डिक्शन। अगर उन्होंने पूछा कि डिक्शन किसको सिग्निफाई करता है, डिक्शन का यहाँ पर मीनिंग क्या है, तो जरा पढ़ करके देखो डिक्शन का क्या मीनिंग है। यहाँ पे डिक्शन का दोस्तों क्या मीनिंग है, तो डिक्शन का मीनिंग है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, ठीक है। डिक्शन का मतलब होता है दोस्तों द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ही क्या कहलाता है, हमारा डिक्शन कहलाता है। द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड ही क्या कहलाता है दोस्तों, डिक्शन कहलाता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, डिक्शन का अगर हम मतलब बताएं तो सिग्निफाई करता है, ये अर्थ बताता है किसको, द चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अगला अगर हम बात करें, दी मिस्ट्री प्लेज बार बेस्ड ऑन, जो मिस्ट्री प्लेज थे हमारे, मिस्ट्री प्लेज बार बेस्ड ऑन वो किसकी कहानियों पर आधारित होते थे, मिस्ट्री प्लेज जो हैं वो किसकी कहानियों पर आधारित होते थे। देखो एक हमारे मिस्ट्री प्लेज होते थे, एक हमारे मिरेकल प्लेज होते थे, दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान बनाए रखना, दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान बनाए रखना, मिस्ट्री प्लेज और मिरेकल प्लेज। अगर मिस्ट्री प्लेज की बात करें तो स्टोरीज फ्रॉम दी बाइबल बात करोगे, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, दी स्टोरीज फ्रॉम दी बाइबल वाला, यानी कि ऐसी बाइबल से उठाएगी कहानियों पर या बाइबल पर आधारित जो कहानियां होती हैं वो हमारे मिस्ट्री प्लेज कहलाते हैं। और मिरेकल प्लेज होते हैं वो ऐसी कहानियां होती हैं जो कि संतों के जीवन पर आधारित होती हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, मिस्ट्री प्लेज और मिरेकल प्लेज में आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा। मिस्ट्री प्लेज बाइबल की कहानियों पर आधारित होती हैं, जबकि मिरेकल प्लेज संतों के जीवन पर आधारित कहानियां होती हैं। यहां से पढ़ करके देखो, मिस्ट्री प्लेज आर बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम बाइबल, स्टोरीज फ्रॉम बाइबल, भैया ये शब्द ध्यान बनाए रखना कि मिस्ट्री प्लेज जो हैं वो किस पर आधारित होते हैं, बाइबल की कहानियों पर आधारित होते हैं। मिस्ट्री प्लेज एंड मिरेकल प्लेज आर अमंग द अर्लीस्ट फॉर्मली, इनको डेवलप किया गया था, डेवलप्ड प्लेज थे इन मिडेवल यूरोप, किसमें, मिडेवल यूरोप में। इट फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ बिब्लियन स्टोरीज। और आज का आखिरी क्वेश्चन भैया देख लीजिएगा, आज का आखिरी क्वेश्चन, एक्सप्रेशनिज्म वाज द रिवोल्ट अगेंस्ट, एक्सप्रेशनिज्म वाज द रिवोल्ट अगेंस्ट, एक किसके खिलाफ एक प्रकार का रिवोल्ट था। अब एक्सप्रेशनिज्म का मतलब होता है अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद के खिलाफ एक विद्रोह था। किसका विद्रोह था, तो देखिएगा अभिव्यक्तिवाद जो है वो यथार्थवाद या प्रकृतिवाद के खिलाफ एक विद्रोह था, तो इसको नेचुरलिज्म आएगा। ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के खिलाफ। एक्सप्रेशनिज्म वाज द रिवोल्ट अगेंस्ट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, ये यथार्थवाद और जो है नेचुरलिज्म, डेट मीन्स प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद के विरुद्ध एक रिवोल्ट था। क्या रिवोल्ट, एक विद्रोह था, कौन, एक्सप्रेशनिज्म। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि एक्सप्रेशनिज्म किसके खिलाफ एक विद्रोह था, तो तुरंत नाम ले देना है रियलिज्म और नेचुरलिज्म के खिलाफ। इट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ द माइंड थ्रू लिटरेचर, विजुअल आर्ट, म्यूजिक एंड मोर। द आर्टिस्ट एंड राइटर हु प्रैक्टिस्ड were mainly based in Europe, especially in Germany. Naturalism is the belief that refer the realistic approach to art and reject the idealized experiment. मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रकृति, ये जो एक्सप्रेशनिज्म था वो यथार्थवाद और प्रकृतिवाद के खिलाफ एक विद्रोह था। ये साहित्य, दृश्य कला, संगीत और बहुत कुछ के माध्यम से मन की खोज कह सकते हो, इसका अभ्यास करने वाले कलाकार, आर्टिस्ट, लेखक ओके मुख्य रूप से जो यूरोप, विशेषकर रूप से अगर हम बात करें तो जर्मनी में स्थित थे। ठीक है, तो चलो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।